प्रभात बच्चों, आज हमारा तीसरा क्लास है। मैं रजनीश मिश्रा, +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया से। तीसरा क्लास में हम आज आप लोगों को गद्य खंड से पाठ नंबर 4 अर्धनारीश्वर और पाठ नंबर 5 रोज, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर आएंगे जो आपको परीक्षा उपयोगी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं पहला जो है पाठ आज अर्धनारीश्वर के बारे में अब चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। अगर कोई गलती हो, आपको प्रश्न मन में आएगा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में दे देना है, उसका आंसर हम देंगे। तो आज हमारा अर्धनारीश्वर है, यह एक निबंध पाठ है। अर्धनारीश्वर है क्या? इस संसार में दो लोगों की महत्वपूर्ण स्थान रखा गया, एक नर और दूसरा नारी, और दोनों का स्थान बराबर बताया गया है, समान बताया गया है। लेकिन आज हम इस समाज में देखते हैं कि वह स्थिति है नहीं। जब आदिकाल में मानव था, उस समय दोनों की महत्वपूर्ण जो स्थिति थी, जो स्थान था, वह बराबर था। किसी प्रकार की असमानता उसमें दिखाई देती नहीं थी। लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं कि वह स्थिति दिखाई दे रही है। इसी पर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर की कल्पना की और उनके आराध्य देव भी रहे हैं भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर का रूप बनाया। आधा अंग उनका नर का है और आधा अंग उनका जो है नारी का है। इसी को काल्पनिक रूप यहाँ दे करके प्रतीकात्मक रूप में हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने समाज को बताना चाहा है कि नर और नारी किस रूप में समान है और दोनों की समानता का क्या स्थान है हमारे समाज में। तो हम पहले निबंध, या जो निबंध हमारा पाठ है, इस पे इसके लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम पाठ की तरफ चलेंगे। तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई और इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी सन को हुआ। गांव का नाम है सिमरिया, जिला है बेगूसराय और राज्य कौन सा है? बिहार, जहाँ से हम लोग भी हैं, बिहार राज्य के। इनके माता पिता, माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। यही रवि सिंह जो रवि का अर्थ सूर्य भी है, दिनकर भी है। तो इन्होंने अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम दिनकर लगा लिया है। साथ ही इनकी पत्नी श्यामवती देवी और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में चर्चा कर लें। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है गांव में हुई है। साथ ही हाई स्कूल मोकामा से किए हैं। उसके बाद वे पटना कॉलेज पटना के स्टूडेंट रहे हैं और इतिहास ऑनर्स, उनका हिस्ट्री ऑनर्स रहा और लेकर पढ़ाई लिखाई की। इनकी काव्य रचना करने की जो कला है 20-21 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से शुरू हो गई थी और उन्होंने प्रणभंग, इनकी पहली जो रचना है प्रणभंग है जो आई थी, इसी से लोगों ने इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब यहाँ पर इनकी भाषा कौन सी है? तो हिंदी है और हिंदी में ओजपूर्ण भाषा। इनकी जो बोलने की कला है, जो लिखने की कला है, जो इनके तरीके हैं, उसमें ओजता है, वीरता है, जो कि हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए जरूरी था। उसका इन्होंने बखूबी प्रयोग किया है अपनी काव्य रचनाओं में। ये आधुनिक काल के हैं और इनका युग जो है बताया गया छाया व दोतर युग में ये आते हैं। साथ ही प्रमुख रचनाएं हम देख रहे हैं। काव्य इनका जो है वह प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद हम आते हैं गद्य के तरफ। तो मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, उत्कृष्ट रचना इनकी, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज आदि और सारी रचनाएं इनकी हैं। लेकिन सारी रचनाओं का वर्णन नहीं किया गया है। आपको यह जानना होगा कि बहुत सारे प्रश्न ये प्रमुख रचनाओं से आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। यह भी पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र किसने लिखा है, रसवंती किसने लिखा है, उर्वशी किसने लिखा है। उर्वशी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, आगे हम आपको बताएंगे। और इनको पुरस्कार भी मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और
काव्य रचना उर्वशी काव्य संकलन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह जो कवि वीर का कवि था, जो ओज का कवि था, वह श्रृंगार का कवि बन करके उर्वशी की रचना की। उर में जो बसती है उसे हम उर्वशी कहते हैं, और उर्वशी एकदम उत्कृष्ट इनकी साहित्य कृति है, जिसके कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही कह रहा है कि इनको सम्मान पद्म भूषण भी मिला, और ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्र कवि कौन है? वहाँ पर दिनकर रहेगा, पंत रहेगा, निराला रहेगा, वर्मा रहेगा। वहाँ पर आपको दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में दो राष्ट्र कवि हैं, एक है मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की जितनी भी रचनाएं रही वह देशभक्ति से ओतप्रोत रही, देश प्रेम उसमें दिखाई देते रहा और देश प्रेम की धारा इनकी रचनाओं में बहती रही, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। साथ ही ये अध्यापन का काम भी किए हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने पिछले भी पाठ में पढ़ा संपूर्ण क्रांति, उसके अंदर भी इनकी चर्चा हुई। हमारे जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा की और उनके बारे में बताया। तो रामधारी सिंह दिनकर ये कोई साधारण कवि नहीं, साधारण प्रतिभा नहीं, ये असाधारण है, जिनके बारे में सभी जानते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 14 अप्रैल 1974 ईस्वी सन को हो गई। विशेषकर दिनकर जी कह रहा है कि विशेष इनके एक चीज़ जान लेना है कि बहुत सारे युग चला, वाद चला, उस वाद और युग से थोड़ा सा हटकर इनको छायावादोत्तर युग में इनकी रखा गया है। अब की बार सेंटर एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, तो वह छायावादोत्तर युग उसका आंसर है, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जब सेंटर परीक्षा का मॉडल पेपर देखिएगा उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलते हैं पाठ के तरफ। हमारे यह जो आप चित्र देख रहे हैं भगवान शिव का यह रूप है, जिन्होंने आधा अंग इनका जो है शक्ति का है और आधा अंग इनका शिव का है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कि एक हाथ में कमल है और एक हाथ में चूड़ियाँ दिखाई दे रही है, और दूसरा इनका जो आधा अंग है उसमें डमरू है, त्रिशूल है, और ये जो है यहाँ देखते हैं तो जाड़ीदार साड़ी आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर बाघंबर है। यानी भगवान शिव ने अपना जो रूप बनाया वह नारी और नर दोनों की समानता के लिए रूप बनाया। इसी रूप के आराध्य के रूप में इनको ग्रहण करके हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और कविता के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक हाथ में डमरू, एक हाथ में बीड़ा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पूर्ण की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। आप एक हाथ में डमरू दिखाई दे रहा है, एक हाथ में बीना या कमल का पुष्प, एक नयन में गरल है, जहर है, विष है, और दूसरे में क्या है, अमृत की धारा है, अमृत है। दूसरा कर जटाजूट में लहर पुण्य की, इनके जटाओं में लहर गंगा की, पुण्य गंगा जो है उनकी चले शीतलता, उसकी शीतलता सुख देने वाली है। बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर, इनके जो त्रिपुंड है लाट है उसके ऊपर बाल चंद्रमा का वहाँ पर विराजमान है। बलिहारी बलिहारी, उसका इस रूप का आराधना हमारे किसने किया है, रामधारी सिंह दिनकर ने, और इसी को लेकर के हमारे समाज में फैले व्याप्त कुरीतियों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया है और उसको बताया है। यह जो सारांश से आपको दिया गया है, यह अर्धनारीश्वर पे इन्होंने ये कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। कह रहे कि यह जो पाठ है इसमें नारी और नर के समान सत्ता, नर और नारी के जो समान सत्ता है उसके तरफ मानव का ध्यान आकृष्ट किया गया है इस निबंध में। साथ ही इसमें अर्धनारीश्वर के शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है। इसका आधा अंग किसका है भाई, तो पुरुष का है, और आधा अंग कितना किसका है, स्त्री नारी का है। यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच समानता दिखाने के लिए, समन्वय दिखाने के लिए निकाली गई है। और अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस कह रहा लेखक, इस बात का भी संकेत है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, इसमें किसी प्रकार की असमानता हमें दिखाई देती नहीं है। और फिर कहते हैं कि उनमें एक गुण, यह गुण जो है नर का गुण अगर नारी में आ जाए और नारी का गुण अगर नर में आ जाए, इसको दोष कभी लेखक मानता नहीं है। कि नर का अगर गुण नारी ग्रहण कर लेती है और नारी का गुण नर ग्रहण कर लेता है, तो इसी में किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की
कमी नहीं, और इनके मर्यादा और गुणों में क्या होगा, विकास ही होगा, उत्थान ही होगा, और वो आगे इनका रूप बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि हर जगह, लेकिन हम संसार में देखते हैं कि हर जगह पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री है। हमारा समाज दो भागों में बट गया है, एक तरफ पुरुष और दूसरे तरफ स्त्री की कल्पना की गई है और रह रहा है। और ऐसा कह रहा है कि सर्वत्र ऐसा स्थिति है, और यह विभाजन की रेखा जो खींच दी गई है, और यह भी गुणों में विभाजन कर दिया गया है कि यह नारी का गुण है और यह नर का गुण है। नारी का जीवन सीमित हो गया और नर का जीवन क्या हो गया, असीमित हो गया, क्योंकि नारी घर में रह रही है और नर क्या रह रहा है, बाहर रह रहा है। इसको लेखक मानता नहीं। यह जो विभाजन की रेखा खींची गई और कह रहा है कि यह इस तरीके से बताया जा रहा है कि नारी कोमल है और नर जो है कठोर है। नारी छाया है तो नर धूप है, नर वृक्ष है तो नारी उस पर लिपटने वाली लता है। इस तरीके नर जो है दिन है तो नारी को रात बताया गया है। यह जो हमारे समाज में ऐसी चल रहा प्रवृत्ति, यह लेखक के अनुसार ठीक नहीं है। इसी पर लेखक कहते हैं कि कभी आदि मानव मौजूद अगर होते हमारे समाज में, जो यह बंटवारा आज हम देख रहे हैं, अगर आदि मानव और आदि मानवी रहते तो उनको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वे लोग कहते कि हम लोगों ने तो कभी नर और नारी को एक दूसरे से बांटा ही नहीं। हम लोग तो साथ में जंगल में रहते थे, साथ में शिकार करते थे, साथ में हम लोग धूप और छांव दोनों का आनंद लेते थे, कभी हमने इसका बंटवारा किया नहीं। लेकिन लेखक कहता है और उस समय ना नर बलिष्ठ था और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, नर इतना कठोर नहीं और नारी इतनी कोमल नहीं आदि मानव के टाइम में। लेकिन फिर लेखक आगे बताते हैं कि जब नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, कब से नारी पराधीन हो गई और नर जो है बलिष्ठ हो गया, ताकतवर हो गया और नर का साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया। इनका कहना है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ, जब से कृषि का आविष्कार हुआ, खेती शुरू हुई, उसी समय से नारी घर में और नर का जीवन क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी नारी की पराधीनता की यह कहानी शुरू हुई। और कह रहा है कि यह पराधीनता का संक्षिप्त या नर और नारी का जो जीवन है दो टुकड़ों में बट गया, एक तरफ नर और एक तरफ नारी जो जीवन चल रहा है। आज कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को कह रहा है कि फूलों से आनंदमय भार समझ रहा। कारण क्या है भाई, क्योंकि वह उसके सारे सुख के व्यवस्था करने वाली नारी है, चाहे वह कोई भी कार्य पुरुष का वह नारी के ऊपर समर्पित कर दिया गया है। और नारी अपने आप को पुरुष के अधीन समझती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है नर पे ही आधारित है, अगर नर नहीं तो हमारा कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार नारी भी अपने पति को, हर पत्नी, प्रत्येक पत्नी अपने पति को इस तरीके से देख रही है जैसे लता वृक्ष को देखती है। जिस प्रकार से लता को लगता है कि बिना वृक्ष का उसका जीवन नहीं रह पाएगा, वैसे ही नारी की स्थिति हमारे समाज में हो गई है। इसी के ऊपर लेखक यहाँ बार बार चर्चा कर रहे हैं। आगे जाते हैं प्राचीन काल में और कहते हैं कि नारियों की स्थिति क्या रही। जब हमारे बौद्ध काल चला, जैन काल चला, जो भी महर्षि हुए, जो भी तपस्वी हुए, उन समय नारियों क्या स्थिति रही। उस समय एक प्रचलन चला कि नारी जो है मुक्ति मार्ग में बाधा है, इसीलिए नारी को छोड़ करके हम मुक्ति के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने तपस्या के लिए नारी से दूर और नारी को छोड़ करके जो हमारे देश के तपस्वी और साधु है निकल चले और वो लोग तप करने के लिए चले। उसको देख करके बहुत सारे विवाहित पुरुष झुंड के झुंड सन्यासी बनने लगे, जिसके कारण हमारे देश में जो नारियां थी वे जीते जी वैधव्य विधवा का रूप धारण करना पड़ा और उसके आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं रहा। आगे जब बताता है कि जैन धर्म में ऐसा हुआ कि जैन धर्म में कुछ हद तक नारियों को भिक्षुणी बनने का लोगों ने
अधिकार दिया। जब नारी भिक्षुणी बनने लगी तो जैन धर्मावलंबियों को लगा कि हमारा धर्म बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उस समय दो धर्म में जैन धर्म बट गया। एक हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। दिगंबर हो गया तो वहाँ भी भिक्षुणी बनने से उनको रोका गया और वो बन नहीं पाए। बौद्ध धर्म में तो कभी नारियों को भिक्षुणी बनाया ही नहीं गया, क्योंकि और बनाया गया तो हमारे गौतम बुद्ध ने अपने जो उनके शिष्य थे आनंद से कहते हैं, थोड़ा सा पश्चाताप के साथ कहते हैं कि आनंद, जो मैंने यह धर्म चलाया था यह 5000 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब यह 5 वर्ष ही चलेगा, 500 वर्ष ही चलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हमारा धर्म अब जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इस प्रकार से हमारे समाज में बुद्ध ने और महावीर जैन ने, जो भी अनुयायी रहे, इन लोगों ने नारियों के प्रति ऐसा, धर्म साधक महात्मा और साधु भी नारियों से डरते थे, क्योंकि उनको मुक्ति मार्ग में इसको बाधा समझते थे और ये लोगों ने नारियों की अवहेलना की है। हमारे कबीरदास की चर्चा हम करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी तो हमहु करी तब ना किया विचार, अजब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। कबीरदास जैसे साधु सज्जन जो समाज को सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है, इन्होंने भी नारी को नीच बताया और उसकी नीचता की तरफ इन्होंने ध्यान दिया कि मैंने पहले तो शादी कर ली, लेकिन जब हमको पता चला, जब विचार किया, उस समय तो शादी कर ली, नहीं समझ में आया, लेकिन जब पता चला कि नारी कैसी है तो मैंने नारी को त्याग दिया, क्योंकि नारी सबसे क्या है? विकार है। माया मह ठगनी हम जानी, त्रिगुत फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया के रूप में नारी को प्रस्तुत किया गया। साथ ही हमारे नारी को इस तरह पेश किया गया। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई पड़त ही अंध हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी गागति जो नित नारी संग। यानी इस स्थिति नारी के प्रति इनका था। उसके आगे जब बढ़ते हैं, हमारे आज के जो है बनारस शाह जिनके बारे में कहते हैं नारी के बारे में, वे नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है और कहते हैं कि अहेर को अहेरिन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वह नागिन है, वह जादूगरनी है, वह डस लेगी, वह फांस में फंसा देगी। उसके आगे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्रेमचंद जी ने कहा है कि जब नर नारी का गुण ग्रहण करता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण ग्रहण करती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यही बात हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि नारी पढ़ाई लिखाई लेकर क्या करेगी, बुद्धि बल लेकर क्या करेगी, नारी का काम है सजना संवरना और इस धरती के शोभा को बढ़ाना। और हमारे प्रसाद जी ने भी अपने कमायनी में ईड़ा की चर्चा की है कि वह नर का सारा गुण उसके अंदर आ गया है, जो अच्छा नहीं है, मनु के सामने युद्ध के लिए तैयार है और मनु की बातों को नहीं सुन रही है। यहाँ तक हमारे जो विचारक थे अपने विचार दिए, उस पर भी हमारे रामधारी से दिनकर ने चर्चा की है। लेकिन दिनकर जी का कहना यह है कि नर अगर नारी का गुण ग्रहण करता है तो उसके गुणों में बढ़ोतरी होती है, नारी अगर नर का गुण ग्रहण करता है तो उसके गुणों में भी क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। नर जो है वही जादूगर, वही नाग है, क्योंकि उसका एक स्थान नहीं है। नारी कभी जादूगरनी कभी नागिन नहीं हो सकती है। यह विचार किसने दिया है? यह विचार रामधारी सिंह दिनकर का है। और कह रहे हैं कि पुरुष, इसी कारण ऐसा नहीं है कि पुरुष के अंदर कोमल का भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, ममता भाव नहीं है, लेकिन समाज में इस तरीके से पुरुष को प्रस्तुत कर दिया गया, बता दिया गया कि वह जब युद्ध भूमि में जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। इतना कठोर और इतना कर्कश हो गया है कि पीछे बहने वाले सिंदूर के ऊपर उसको ध्यान रहता नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी लेखक चर्चा करते हैं नारी के नर के कठोरता के बारे में, नारी के कोमलता के बारे में, नारी के विचार के बारे में कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अगर वार्ता दुर्योधन और कृष्ण के बीच न होकर अगर कुंती गांधारी के बीच हुआ होता तो यह कभी महाभारत का युद्ध होता नहीं, क्योंकि वे लोग अपने पुत्र और पति के बारे में सोचते। लेकिन यहाँ पर पुरुष इतना कठोर है कि वह कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखा, इस बात के बारे में सोचा नहीं कि हम जब युद्ध करते हैं तो हमारे जो पीछे हैं उनकी स्थिति क्या होगी, जिसके कारण पुरुष को समाज में कठोर बताया गया और नारी को समाज में क्या बता दिया गया? कोमल बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि नारी के अंदर वह शक्ति नहीं जो उस कार्य
कार्य को कर सके, और पुरुष के अंदर भी वह गुण नहीं जो नारी के गुणों को ग्रहण कर सके। लेकिन आजकल पुरुष अगर नारी के गुण को ग्रहण करके कार्य कहता है तो उसे समाज में लोग स्त्रैण कहते हैं कि देखो इसके अंदर नारी का गुण आ गया है। और नारी अगर पुरुष का काम करती है तो उसको तो अपमानजनक दृष्टि से लोग देखते ही हैं। इसी को कहते हैं कि जब दोनों समान हो जाएंगे, दोनों समान रूप से काम करेंगे, जो क्षेत्र नर का है वही कार्य क्षेत्र नारी का भी है। अगर इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे समाज में होने लगे तो हमारा विकास चरमोत्कर्ष पे होगा। आगे लेखक कहते हैं कि नारी केवल नर को रिझाने के लिए नहीं है, प्रसन्न करने के लिए नहीं है, जीवन यज्ञ में इसका भी हिस्सा है। जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वही कर्म क्षेत्र नारी का भी है। यहाँ पर लेखक इस बात को बहुत गहराई से जाकर के इस बात को रखा है कि कर्म क्षेत्र दोनों का बराबर है। अतः कहते हैं कि नारी का जो महत्वपूर्ण गुण हम जानते हैं वह क्या है? दया, माया, सहिष्णुता। यहाँ दिया हुआ है, कहना है कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रोचित गुण कहे गए हैं, नारियों के गुण कहे गए हैं। यही गुण, और किंतु इन्हें अगर पुरुष अंगीकार कर लेता है, उसको धारण कर लेता है, पुरुष के अंदर भी दया आ जाए, माया आ जाए, सहिष्णुता आ जाए, थोड़ा सा भीरुता भी आ जाए, तो कहता है उसके पौरुष में कोई दोष नहीं आएगा और उसका पुरुषत्व बढ़ जाएगा। कह रहा है कि अध्यावसाय, साहस, और यही गुण पुरुष का गुण अध्यावसाय, साहस और शूरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नार्याति, अगर नारी इसको ग्रहण कर लेती है तो नारीत्व के मर्यादा में किसी प्रकार की कमी आएगी नहीं। गांधी जी के बारे में उनकी पोती ने कहा था, गांधी बापू मेरी माँ, यानी गांधी जी नारीत्व के बारे में एक बार उसका अध्ययन किए थे, उसके बारे में समझे थे, जाने थे, तो उनको पता चला कि जो काम नारी कर रही है वह काम नर भी कर सकता है, और जो काम नर कर सकता है उस काम को नारी भी कर सकती है। पूरे निष्कर्ष इस अर्धनारीश्वर पाठ में हमारे लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह बताना चाहते हैं कि केवल इसी बात का कह रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुषों में यह प्रतीक है कि पुरुषों में भी नारी की ज्योति जगे और नारी में भी किसकी ज्योति जगे? पुरुष की ज्योति जगे। यानी दोनों में, दोनों का गुण एक दूसरे में आए जाए तभी दोनों सशक्त होंगे, मजबूत होंगे और हमारे नए देश का, नए समाज का निर्माण होगा। इस निबंध के माध्यम से हमारे लेखक रामधारी सिंह दिनकर आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो आपको परीक्षा उपयोगी है। कि दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर शंकर और प्रवृत्ति का कल्पित रूप है कैसे, किस प्रकार से कल्पित रूप है? तो कहा रहा है कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी। किसी भगवान का ऐसा रूप नहीं है, सिर्फ शंकर ने इस रूप को बनाया, क्योंकि समाज में नर और नारी दोनों समान है। होता एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, एक में त्रिशूल और दूसरे में क्या है? चूड़ियां हैं। एक ही मूर्ति के दो पांव है, एक में जड़ीदारी साड़ी है और एक में बागंबर का क्या है? बागंबर का ढका हुआ है। यह शिव और शक्ति का समन्वय रूप है। इस स्वरूप की कल्पना के पीछे इस बात का संकेत है कि नारी पूर्ण रूप से समान है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो हमें भी अपने समाज में नारी के प्रति जो हमारी सोच है इसको हमें बदलना है। आगे कहते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। जो द्रव्य से पुरुष बना है, नर बना है, उसी द्रव्य से नारी बनी है। नारी अपने आप को मान ली कि मैं कोमल हूं, हमसे ही काम नहीं होता। नर अपने आप को मान ले कि मैं बलिष्ठ हूं, कठोर हूं। ऐसी बात नहीं है। नर के अंदर भी वह नारी वाला गुण है और नारी के अंदर भी वो शक्ति है जिसके चलते वह कर रही है। आज आप देख रहे हैं हर जगह नारियों का, आज प्रेजेंट भारत में, वर्तमान भारत में वह स्थिति रही नहीं। जहां देखिए नर और नारी दोनों समान रूप से काम कर। अब तो एनडीए में भी दे दिया है कि महिलाओं को भी, उसमें लड़कियों को भी एग्जाम देना है और उसमें शामिल हो, अधिकारी बन सकती है आर्मी जैसे संस्था में।
तो इस प्रकार से इनकी जो कल्पना थी, जो बातें इन्होंने लिखी थी रामधारी सिद्ध दिनकर ने, वह सही साबित होकर दिख रही है। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का आविष्कार हुआ और उसके बाद नारी घर में, नर बाहर रहने लगा। आगे जो इसमें एक व्याख्या आपको बीच से पूछता है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता जो है वृक्ष को देखती है। जैसे लता का जीवन वृक्ष पे आधारित है, वैसे ही पत्नी को लगता है कि हमारा पूरा जीवन पति के ऊपर आधारित है, क्योंकि मान अपमान जीवन और मरण उसको ऐसा लगता है कि पति के ऊपर हमारा निर्भर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गृह कार्य में भी आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिया गया है। पुरुष जब नारी का गुण ग्रहण करता है तो क्या बन जाता है? तो पुरुष और नारी का गुण ग्रहण करता है तो देवता बन जाता है, लेकिन नारी अगर नर का गुण ग्रहण करती है तो राक्षसी बन जाती है। यह हमारे प्रेमचंद जी ने चर्चा किया है। नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए कि नहीं? अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों का गुण समान रहेगा, समाज में रहेगा, तो हमारे समाज का विकास होगा। इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। सही बात है। अगर पुरुष के अंदर नारी के गुण ममता, दया, सहिष्णुता ये सब भाव नहीं रहे तो वह मनुष्य नर लायक नहीं है, और उसका जो पुरुषत्व है उसमें कमी दिखाई देगी। तभी उसका पुरुषत्व बढ़ेगा जब दोनों एक समान गुण ग्रहण करके कार्य करेंगे, चाहे वह नारी हो चाहे वह नर हो। यह कल्पना जो इन्होंने की थी, जो बात इन्होंने बताई थी, आज हम देख रहे हैं कि वह 100% साबित हो रहा है। और हमारे राज्य बिहार में तो है 50% आरक्षण के रूप में कार्य कराया जा रहा है। हर क्षेत्र में हम जहाँ जाते हैं वहाँ नारी का पूरा बोलबाला है। हर जगह नारी दिखाई दे रही है, हर क्षेत्र में। तो इसे हमें बढ़ाना है और समाज को आगे ले चलना है। तो अगला पाठ हमारा 5 नंबर है रोज। रोज एक कहानी पाठ है। रोज का मतलब प्रतिदिन, हर दिन वही घटना, वही बातें हो रही है। इसको लेखक हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी ने पहले इसको गैगरी नाम से लिखा था। आगे चलकर उसका इन्होंने शीर्षक बदल दिया और आगे इसको रोज कर दिया। हम लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, इनको अगे नाम से भी जाना जाता है। और ये इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी सन, जन्म स्थान है कसया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। साथ ही इनका मूल निवास है करतारपुर, पंजाब। माता पिता वयंती देवी और पिता हीरानंद शास्त्री। जो और कह रहा है कि इनकी जो भाषा रही है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सब ये भाषा का ज्ञान इनको था। तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रहा। अभिरुचि बागवानी, पर्यटन, अध्ययन इनका ज़्यादा अभिरुचि रहा। ये काम करते रहे। काल इनका कौन सा? आधुनिक काल। और वाद कौन सा? प्रयोगवाद। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयोग नई हमारी जो परंपरा चल रही थी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद। प्रयोग में नई कविता के रूप में इन्होंने बताया कि कैसे कविता में प्रयोग है, क्या है। क्योंकि जो पद्धति उधर चली आ रही थी, छायावाद उत्तर युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, उससे हट कर इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य की एक अलग धारणा हम लोग पैदा करेंगे और हम कविता में प्रयोग करेंगे। इन्होंने प्रयोग किया जो आज हमको दिखाई दे रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कहानी संकलन विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता आदि। उपन्यास शेखर एक जीवनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। साथ ही नाटक इनका है इंद्र सभा, उत्तर प्रियदर्शनी। कविता संकलन है भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा एहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि कविता संकलन है। यात्रा साहित्य इनका अरे आवर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध है त्रिशंकु, भवंती, अंतरा, संवत्सर आदि। ये इनकी रचनाएं हैं। साथ ही संपादित ग्रंथ तार सप्तक। तार सप्तक की कल्पना इनके समय में हुई और 7 कवियों का संग्रह रहा। तार सप्तक 1, तार सप्तक 2, तार सप्तक 3, तार सप्तक 4 की इन्होंने संपादन की तार सप्तक। और चौथा सप्तक इन्होंने पुष्करणी, रूपम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि इन्होंने संपादित इनके ग्रंथ है, जिसका इन्होंने देखरेख किया और इनके देखरेख में यह कार्य हुआ। साथ ही हिंदी इनकी मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें 3 पॉइंट हमने दे दिया है। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है,
तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, अज्ञेय भी दे सकता है। उसके बाद आपको कितनी नावों में कितनी बार काव्य संकलन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ हमारे रामधारी से दिनकर को मिला है उर्वशी काव्य संकलन पर। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना उर्वशी काव्य संकलन, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कितनी नावों में कितनी बार काव्य संकलन पर इनको भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, अज्ञेय जी को। उसके बाद आंगन के पार द्वार पर इन्हें सका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। अब जो कहानी हमारी है, यहाँ पर लेखक रोज कहानी जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह जो है मन पर आधारित एक मध्यम वर्गीय गृहिणी के चरित्र का उद्घाटन करती है कि मध्यम वर्ग परिवार में जो गृहिणी, जो घर में रहने वाली औरत है, जो कार्य करती है। हमने पढ़ा अर्धनारीश्वर में गृहिणी के रूप रेखा चरित्र को पढ़ा कि किस प्रकार से घर में उसको रख दिया गया और उससे उसका जीवन सीमित हो गया। वही गृहिणी की चर्चा यहाँ पर रोज में हो रहा है। वह गृहिणी जो है किस प्रकार से वह अपने घर में है और उसके डॉक्टर पति हैं और उनके चले जाने के बाद कैसा उसका जीवन एकांकी सा कट रहा, अकेले रह रही है, इसी की चर्चा लेखक यहाँ किया है। लेखक कहते हैं रोज कहानी में इसकी नायिका है मालती, जो लेखक के दूर की रिश्तेदार में बहन लगती है, साथ ही लेखक की दोस्त भी है, एक साथ पढ़ी लिखी है। जब लेखक लखनऊ में था वहाँ पर दोनों साथ रह के पढ़ते थे, लिखते थे और उनका जीवन अच्छा था। लेकिन जब लेखक कहीं चले गए तो उसी दरमियान बड़े होने के बाद मालती की शादी हो जाती है। पति उनके महेश्वर जो डॉक्टर हैं, और शादी होने के बाद वे किसी दूरस्थ जंगल में जा कर के आदिवासियों के बीच में, वहाँ उनका प्रैक्टिस है, वहीं पर पोस्टेड है, वहाँ पर काम करते हैं। मालती अपने पति के साथ रहती है और उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम है टीटी। लेखक जब आया तो पता चला कि मालती की शादी हो गई। 4 साल बाद मालती से मिलने के लिए वह वहाँ जाता है। जाने के बाद जैसे ही घर के दरवाज़ा खटखटाया और उस घर को देखा तो उसको लगा कि जैसे इस घर पर कोई मनहूस सांप की छाया दिखाई दे रही है। अंदर से मालती आई, दरवाज़ा को खोला और उसको देखा, लेकिन देखने के बाद वह खुशी उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दी जो खुशी उसको दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद आगे जो है लेखक कहता है, बताते हैं कि मालती कहती है आ जाओ, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए अंदर चली जाती है। फिर मैं अंदर जाता हूँ, फिर मालती उधर बहुत गर्मी था, एक पंखा लेके आती है। मैंने उससे पूछा कि वो नहीं है, तुम्हारे पति नहीं है, तो वह कहती है कि वो चलेंगे दफ्तर, रोज़ सुबह 7 बजे चले जाते हैं, फिर दोपहर में आते हैं, फिर चले जाते हैं। यही बातचीत होती है, पंखा झेल रही है, हाँक रही है उनको। उसी दरमियान बच्चे की रोने की आवाज़ होती है। मालती जाती है, बच्चे को उठा के लाती है, लेकिन आके लेखक के पास बैठ जाती है। लेकिन लेखक से बातचीत करने का उसे इंटरेस्ट, रुचि नहीं है। लेखक बार बार प्रश्न करता है, फिर भी अनमने ढंग से जवाब देकर मालती कुछ सोच में पड़ जाती है, कुछ सोचने लगती है। इस पे लेखक को मन में विचार आता है कि क्या स्थिति इस घर पे है, कौन सी छाया है, कौन सी मनहूसियत है, किस प्रकार का अशांति दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका जीवन जो है एक ही ढर्रे पर चल रहा, और इसका दुबला पतला शरीर देखकर लेखक को बहुत दुख होता है कि क्या स्थिति हो गई है इस औरत की, इस महिला की, इस मालती की। आगे लेखक कुछ देर बाद मालती के पति आते हैं, खाना पीना बनता है, मालती के पति से बातचीत होती है। लेखक कहता है, उनसे बात करता है कि कब जाते हैं, तो अपना समय बताते हैं। आते हैं तो क्या यहाँ पर कौन से बीमारी का आप इलाज करते हैं, तो वे कहते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही प्रकार का बीमारी है, वह गैंग्रीन बीमारी है। तो प्रश्न में कि गैंग्रीन क्या है, सेंटर परीक्षा में आपको आया भी है। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है कि उस जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में एक वृक्ष है, उसका कांटा अगर चुभ जाता है तो वह कांटा धीरे धीरे घाव का रूप ले लेता है। लापरवाही से अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वह भयंकर रूप धारण कर लेता है। अंत में उस रोगी का हाथ में अगर चुभा है तो हाथ काटना पड़ता है, पैर में चुभा तो पैर काटना है। यही इलाज वहाँ पर कर रहे हैं। इसी दरमियान जब दोनों बातचीत करते रहते हैं तो मालती वहाँ बोल पड़ती है कि आज तक तो मैंने ऐसा सुना नहीं था कि कांटा चुभे और हाथ काटना पड़े, पैर काटना पड़े, इसी को डॉक्टरी कहते हैं। सरकारी अस्पताल है ना, ऐसे ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर होते हैं। तो महेश्वर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या करें, उसका हाथ ना काटे तो उसका जान लें। फिर कहते हैं कि ना ना, दुनिया में तो कोई कांटा पहले था ही नहीं, अब तो कोई मर मुँह जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। पहले मैं
जब यहाँ थी तो इस प्रकार की स्थिति हमारी बनी हुई थी कि हर बार मुझे ये डर लगा रहता था, रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। फिर वो दोनों का जीवन वैसे ही एक ही ढर्रे पर चल रहा है। मालती का समय जो है कट रहा है कैसे, सुबह से लेकर शाम तक उसका समय जो है गिनते बीत रहा है, एक एक पल एक एक सेकंड वह गिन रही है। कह रहा है कि वहां पर दोनों का रोज पति जो है महेश्वर चले जाते हैं अस्पताल। सुबह मालती 5 बजे उठती है और काम में लगी रहती है। ऐसे करते करते, क्योंकि समय से ना पानी आता है ना बिजली की व्यवस्था है, और मालती का दिन भर उसी बच्चा को देखो, और उसका बच्चा भी चिड़चिड़ा हो गया है जिससे मालती परेशान है। लेखक स्थिति को देखकर बड़ा दुखी है और बार बार सोच रहा है कि क्या हो रहा है, इसके जीवन में क्या है। कह रहा है कि लेखक देख रहा है कि वह निर्जीव सा रहा। लेखक भी उस माहौल में अपने आप को निर्जीव सा महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी अपने लेखक नीरस भाव से रहा नहीं, वो हमेशा सरस भाव में रहने वाला है। फिर उसको लगता है कि लग रहा है कि यह माहौल ऐसा है जिसमें मैं भी उसी में हो रहा हूँ। मैं तो यहाँ मालती से बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे बात कर नहीं पाया हूँ। और मालती जो है उसका एक एक समय एक एक घंटा गिनने में बीत रहा है कि कभी 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, ऐसे करते करते रात 11 बजे, सुबह जो 5 बजे उठती है, रात 11 बजे तक उसका यही क्रम चलते रहता है। लेखक उससे फिर बात करने के लिए तभी देखता है रात में जब आते हैं। कह रहा है कि लेखक को याद आया कि मालती कुछ पढ़ती नहीं है। कारण क्या है भाई, उसके पास कह रहा है कि पढ़ती नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर कोई मैगजीन नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई पत्रिका नहीं। एक समय क्या हुआ कि लेखक को जब उसी दिन रात में मालती के पति जो है आम लेके आते हैं और पेपर में लपटा रहता है। जब मालती आम निकालती और तब पेपर के टुकड़े के देख के पूरा ऊपर नीचे दोनों साइड पढ़ती है। लेखक ध्यान से देख रहा है और लेखक का वह दिन याद आता है जब मालती कुछ पढ़ती नहीं थी, स्कूल छोड़ के भाग जाती थी, ध्यान नहीं देती थी। एक दिन उसकी शिकायत टीचरों ने उसके पिताजी से कर दी, शिक्षकों ने की। पिताजी ने बुलाकर एक किताब दिया और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो। वह क्या करी, 20 पेज पढ़ी नहीं, रोज 20 पेज फाड़ के फेंक देती थी। जब एक सप्ताह पिताजी ने बुलाकर बोला क्या तुमने किताब पढ़ ली, तो बोली कि कुछ देर तो खड़ी रही, फिर बोली कि नहीं, फाड़ के फेंक दी। इसके चलते पिता बहुत गुस्साए और उसको मारे भी, पीटे भी, बहुत पीटी भी। उसके बाद कह रहा है लेखक कि क्या वही मालती है। इस समय मैं यही सोच रहा था। लेखक सोच रहा है कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, जो कभी पढ़ती लिखती नहीं थी, किताब को फाड़ के फेंक देती थी, आज कितनी सीधी और सरल हो गई है और उसका जीवन किस प्रकार से चल रहा है। लेखक को देखकर बहुत दुख हो रहा है कि एक पेपर के टुकड़े के लिए वह तरस रही है, पढ़ने के लिए। कितनी शांत हो गई, अखबार के टुकड़े तरसते। मैंने देखा पवन के, वो फिर रात में, चांदनी रात में लेखक देख रहा है कि पवन के चीड़ में वृक्ष जो है खड़े हैं और वे धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग। जो कह रहा है लेखक कोमल है, करुण है, आशातीत है, उद्विग्नमय है। और इसी तभी 11 का घंटा बजा। रात में लेखक चांदनी रात में सोया, देख रहा है 11 बजता है। 11 बजते ही मालती की तरफ उधर ध्यान गया और देख रहा कि मालती जो है खूब जोर की लंबा सांस लेती है। उसका जो हृदय, जो छाती है, ऐसे फूलता है जैसे लग रहा है कोई फफोला फूल रहा है और फिर पचक रहा, उसी तरह के गिरता है। और उसकी सांसों से आवाज़ आती है कि 11 बज गए। और ऐसा कह के मालती सो जाती है, निस्तब्ध होकर सो जाती है। यानी सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन हर रोज जो क्रियाकलाप उसका चल रहा है, इसी ढर्रे में जीवन बीत रहा है, जिसके चलते मालती का जीवन जो है धीरे धीरे वो अपने जीवन को जी नहीं रही है, अपने जीवन को काट रही है। यह मध्य वर्गीय परिवार में एक गृहिणी का जीवन ऐसे ही बीत रहा है लेखक के अनुसार। कह रहा निष्कर्ष में लेखक बताना चाहते हैं कि मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन, जो हमारा मध्यवर्गीय परिवार है, मध्य वर्ग का जो परिवार है भारतीय समाज में, उसमें स्त्री का जीवन क्या है, जो घरेलू गृहिणी स्त्री है उसका क्या है। मनोदशा का यहाँ पर लेखक ने सहानुभूतिपूर्ण वर्णन किया है कि कैसे उस जीवन में जा करके वह अपने आप को उसके अनुकूल बना कर अपने जीवन को अब जीना भी भूल गई, एक एक दिन वह काट रही है। स्थिति हमारे समाज में हर जगह व्याप्त है। केंद्रित करता है कहानी गर्भ से उसके सामाजिक विचार पर, यानी समाज में जो विषय है, जो प्रश्न है, उसको फायदा कर रहा है। यही कहानी का मूल भाव है। साथ ही इसमें मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि गैंग्रीन क्या है,
तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। यह रोग कांटों के चुभने से होता है। कांटा चुभ जाता है, घाव बढ़ जाता है, अंत में उसके हाथ और या तो पैर काटने, और यहाँ तक जब बढ़ जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। मालती के दुबले पतले शरीर को देखकर लेखक क्यों सोचता रहता है? लेखक क्या सोच रहा है भाई? कह रहा है कि ऐसे शरीर को देख करके दूर के रिश्ते में बहन है, सखा भाव भी है, जवानी के दिनों में साथ में खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। यह शरीर देखकर चिंता में पड़ गया कि बताओ अभी तो इसका उम्र जीने का है, अभी यह देखने में ऐसा बूढ़ी जैसा लग रही है, ना इसके जीवन से कोई रंग है, ना उमंग है, ना उत्साह है। वह उद्धत मालती आज कहाँ गई? स्वच्छंद सौख्य भाव सब पर नियंत्रण हो जाता है। लेखक मालती की आंखों भूतकाल की घटी स्मृतियों को दर्शन करता है, देखता है और रहकर भीतर भीतर अतीत के बीते को छोड़ो याद में खो जाता है। अगला है मालती के घर का वातावरण कैसा है? मालती के जब लेखक गया तो कैसा उसको दिखाई दे रहा है? रोज कहानी प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे जी ने अकथ्य बोझिल प्रकार में वातावरण को बड़ी चतुराई के शब्दों में ढाला है, बताया है। कहानी की नायिका कौन है? मालती, और उसके पति कौन है? डॉक्टर पति, उनका नाम महेश्वर है। साथ रहते, कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं, 24 घंटे, कह रहा है कि पानी भी नहीं मिलता है, घर में 2 पलंग है जिस पर कायदे का बिस्तर भी नहीं है। मालती और लेखक के बीच में संवाद बातें स्पष्ट होकर आती है और लेखक को पता चल रहा है कि यह वातावरण घर का ठीक नहीं है, क्योंकि जिस वातावरण में मालती पली पढ़ी लिखी, वह वातावरण इसको कुछ भी दिखाई देता नहीं है, जिससे मालती का जीवन काटने के सिवाय और कोई उसकी चारा नहीं था। आगे गृह कार्य में आपको रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें कि इसमें कहना क्या चाहता है लेखक, यह आपको करना है। और रोज कहानी मालती ने किताब का क्या किया, तो मैंने बताया किताब को कैसे फाड़ के फेंक दिया, पढ़ी नहीं। तो अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे आपको कवि परिचय से भी होंगे, लेखक परिचय से होंगे, यानी 2 पार्ट जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर आपको पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पर उर्वशी आपको लिखना होगा। जब आप पढ़िएगा लेखक परिचय तो आपको मिल जाएगा। साथ ही कितनी नावों में कितनी बार काव्य संकलन पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन में आपको दे सकता है दिनकर, अज्ञेय और प्रसाद और पंत। तो दिनकर, अज्ञेय, प्रसाद, पंत उपनाम जानना है। दिनकर का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, पंत का मतलब है सुमित्रानंदन पंत, और अज्ञेय का मतलब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय, और प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से आप उपनाम को भी समझिए, पूरे नाम को समझिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बीच से आते हैं उसको आपको समझना होगा जो रचनाओं से है। अंत में गृह कार्य में मैं आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हस्त पाठ से आपको 10 बना लेना है, जो इजी है, आसान है। ऐसा करने से आपको पाठ स्पष्ट रूप से आप जान जाइएगा। लेखक परिचय फिर मैं आपको आगे के कक्षा लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। इसी तरीके से आप क्लास को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। जो भी समस्या आपको हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।